हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम एक्स। मैं तनय कुमार आज आपको बताने जा रहा हूं द फोर्सेस के बारे में, जो चैप्टर 4 है एस सी वर्मा बुक से। तो चलिए आज की हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली में जो फोर्सेस है हमारे नेचर में, जिसको हम लोग फंडामेंटल फोर्सेस बोलते हैं, वो हमारे इस नेचर में चार होते हैं। वो होते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स और वीक फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स को हम लोग स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स भी बोलते हैं, और वीक फोर्स को हम लोग वीक न्यूक्लियर फोर्स भी बोलते हैं। ठीक है, हम लोग इसको न्यूक्लियर फोर्स को स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं, वीक फोर्स को हम लोग वीक न्यूक्लियर फोर्स भी बोलते हैं। तो चलिए हम लोग एक एक करके इसका एक ब्रीफ देख लेते हैं, क्योंकि हमें इन टॉपिक्स के बारे में डिटेल में बाद में पढ़ना है। अभी केवल ब्रीफ में जानना है कि ये एक्चुअली होता क्या है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स से स्टार्ट करते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्चुअली कोई भी दो ऑब्जेक्ट, वर्ल्ड में कोई भी दो ऑब्जेक्ट है जिसका मास m1 है और m2 है, कोई भी दो ऑब्जेक्ट, चाहे वो दो ह्यूमन हो या कोई एक पत्थर हो एक ह्यूमन हो, या फिर एक बिल्डिंग हो और दूसरा आपका कोई कार हो या बस हो, कोई भी दो ऑब्जेक्ट, उन दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो डिस्टेंस है r और उनका मास है m1 m2, तो इन दोनों के बीच लगने वाला जो फोर्स है वो होता है g। ये एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, और m1 इंटू m2 बाय आर स्क्वायर ये होता है। और यहाँ पे जो g है, g का जो वैल्यू होता है वो होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय के स्क्वायर। ये होता है g का वैल्यू। ये एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होता है हमारे यूनिवर्स। ये होता है g 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय केजी स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो हमारा यूनिवर्सल कांस्टेंट है, इसको हम लोग पुट करते हैं, दोनों मास के वैल्यू को पुट करते हैं इन केजी, डिस्टेंस हम लोग मीटर में पुट करेंगे, तो हमारे इस दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का जो फोर्स है वो निकल के आ जाएगा। इसको हम लोग डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, इसके ऊपर बहुत सारे चैप्टर्स भी हैं। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट फोर्स के ऊपर मूव करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये वर्ल्ड का मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट फोर्स में से एक है, क्योंकि डे टू डे लाइफ में जो हम लोग यूज करते हैं, अपना कोई भी एक्टिविटी करते हैं, वो बिना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के हो ही नहीं सकता। तो अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हम लोग का एक्चुअली हम लोग स्टार्ट करते हैं चार्ज से। एक पार्टिकल है जिसका चार्ज Q1 है, दूसरा पार्टिकल इसका चार्ज Q2 है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर r है, तो हम लोग कहेंगे जो फोर्स है इन दोनों के बीच में वो होगा 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बाय r स्क्वायर। यहाँ पे एप्सिलॉन जीरो भी कांस्टेंट है, तो ये पूरा पार्ट कांस्टेंट हो जाता है। तो एप्सिलॉन जीरो का वैल्यू है वो है आपका 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये इसका वैल्यू है एप्सिलॉन जीरो का। तो 1/4π एप्सिलॉन जीरो इसका वैल्यू आ जाता है, जब हम इस 8.85 10⁻12 यहाँ पे पुट करेंगे, तो इस पूरे पार्ट का जो है वो आ जाता है वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम स्क्वायर। ये कूलम जो है वो यूनिट है तुम्हारे चार्ज का। ये चार्ज का यूनिट है, यूनिट ऑफ चार्ज, ये होता है कूलम, COLU कूलम। ठीक है, तो ये जो चार्ज है हमारा, इसका यूनिट है कूलम। और जो फोर्स है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। लेकिन इस दुनिया में और भी बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जो कि बिना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के हो ही नहीं सकते, और ये हमारे डे टू डे लाइफ में हम लोग इसको यूज करते हैं। इसका कुछ एग्जांपल हम लोग लेते हैं। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है वो एक्चुअली फोर्स बिटवीन टू सरफेस, ये भी एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ही है। जब कोई ऑब्जेक्ट किसी सरफेस पे रखा होता है, तो इन दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा है वो एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। हाँ, हम कह सकते हैं कि फ्रिक्शन
फ्रिक्शन एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, ठीक है। दूसरा, टेंशन, किसी भी रोप में अगर कोई चीज हम लोग हेवी चीज हम लोग बांध करके लटका दें, तो उसमें जो यहाँ पे हम लोग का टेंशन लगेगा इस रोप पे, वो भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ही है। एक स्प्रिंग, और एक एग्जांपल लेते हैं स्प्रिंग का। तो जब ये स्प्रिंग हम लोग का नॉर्मल है और हम इसको खींच रहे हैं या फिर इसको हम लोग छोटा कर रहे हैं, तो दोनों ही केस में जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स हम लोग का एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। इसको हम लोग इसे मान लीजिए कि ये हमने एक्स इसको स्ट्रेच किया, तो ये होता है के इंटू एक्स। के हमारा होता है स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट। और ये कांस्टेंट हर एक स्प्रिंग का डिफरेंट होता है। ये मैन्युफैक्चर जो कंपनी करती है ना, वो आपको बताएगी कि इसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है। तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट अगर हम स्ट्रेच करें तो के एक्स होगा। अगर हम एक्स वैल्यू से ही इसको कंप्रेस कर दें या फिर इसको दबा दें, तो भी हम लोग का फोर्स सेम ही होगा, क्योंकि फोर्स तो हम लोग को दोनों ही केस में लगाना होता है ना। चाहे हम उसको स्ट्रेच करें चाहे हम उसको कंप्रेस करें, दोनों ही केस में उसको फोर्स लगाना पड़ेगा। तो ये जो हम लोग का फिनोमिना होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का, कि हम लोग डे टू डे लाइफ में जितने भी तरह की चीजें करते हैं, हम लोग जैसे चल पाते हैं, हम लोग कार चला रहे हैं, हम लोग बाइक चला रहे हैं, या फिर और भी लिख रहे हैं, या मैं जैसे पेन पकड़ा हुआ हूँ, हाँ, मैं लैपटॉप पे एक की प्रेस कर रहा हूँ, ये सारी एक्टिविटी एक्चुअली में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के द्वारा हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स वर्ल्ड का अब तक का जो डिस्कवर किया हुआ है वो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग और कोई फोर्स है नहीं अभी हमारे नॉलेज में। तो ये एक्चुअली हम लोग का काम करता है एटम के ऊपर। हाँ, तो जो एटम हमारा होता है उसका वॉल्यूम अप्रोक्सीमेटली होता है 10⁻³ मीटर क्यूब। ये हमारा वॉल्यूम होता है एटम का। हाँ, जो हम लोग एटम इस तरीके से लिखते हैं। और बीच में होता है हम लोग का न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 10⁻⁴ मीटर क्यूब। ये होता है 10⁻⁴ मीटर क्यूब। देखिए कितना डिफरेंस है। हाँ, ये जो -23 है ये पूरा है बाहर का, और ये -44 ये है आपका ये बीच का। कितना डिफरेंस है, ये 1/10⁻21 पार्ट है, इस पूरे एटम का एक पार्ट है। तो हम लोग ड्रॉ तो कर लेते हैं ये बड़ा कि भाई यहाँ पे पॉजिटिव है यहाँ पे नेगेटिव है, लेकिन एक्चुअली में ये एक बिल्कुल पिन पॉइंट साइज होता है। या फिर हम लोग कह लें कि एक अगर बहुत बड़ा रूम है, हॉल है, उस हॉल में अगर एक पेंसिल से हम पिन ड्रॉप कर दें, हाँ, एक डॉट डाल दें उस हॉल में बीच में, तो वही है हमारा न्यूक्लियस का साइज। आप समझ सकते हैं कि 1/20 10⁻21 इतना छोटा है हमारा न्यूक्लियस एटम के साइज के कंपैरिजन। लेकिन साइज इसका भले ही कम है, लेकिन मास जो इस पूरे एटम का है, उस पूरे एटम का 99.98% मास न्यूक्लियस में होता है। अब आप बोलोगे कैसे भाई इतना ज्यादा मास यहाँ पे कैसे होता है। अब न्यूक्लियस में हमारा होता क्या है, न्यूक्लियस में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इस न्यूक्लियस के बाहर में होता है हमारा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.11 इंटू 10⁻⁻31 kg, और प्रोटॉन का मास होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। अब ये देखो अब कितना ज्यादा हैवी है, ये मोर देन अप्रोक्सीमेटली 2K, 2000 गुना ज्यादा वेट है इलेक्ट्रॉन से। अगर आप 2000 इलेक्ट्रॉन ले लो और एक प्रोटॉन ले लो तो दोनों का वेट बराबर होता है, ऐसा आप समझ लो। तो आप समझ सकते हो कि अगर कोई एलिमेंट है जैसे कार्बन, कार्बन का 4 इलेक्ट्रॉन होता है और प्रोटॉन इसमें भी 4 होता है। तो आप बताओ ये 4 प्रोटॉन और 4 इलेक्ट्रॉन का वेट का जो रेशियो होगा क्या होगा, ये यही होगा।
99.98% वेट हमारा सेंटर में होगा न्यूक्लियस में, जो कि आपका 1/10⁻21 टाइम्स छोटा है पूरे एटम के साइज का। तो आप समझ सकते हो कितने छोटे जगह में कितना ज्यादा वेट आपका है। और ये जो वेट है ये किसकी वजह से है? प्रोटॉन की वजह से। प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है? वो होता है पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। और इतने सारे प्रोटॉन इतने छोटे जगह में एक साथ बंधे हुए हैं, वो हिल नहीं पाते हैं अपने जगह से, और वो एक एटम को फॉर्म करके बनाए रखते हैं। इसके पीछे जो फोर्स है वो है न्यूक्लियर फोर्स, या इसको हम लोग स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स भी कहते हैं। ठीक है, ये ही जो फोर्स है जो कि सारे प्रोटॉन को न्यूट्रॉन को एक सेंटर में न्यूक्लियस में बांधे रखता है, उसको वहां से रिलीज नहीं होने देता है, और इसी वजह से ये एक एटम को फॉर्म करके बनाए रखता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है वीक फोर्स। वीक फोर्स जिसे हम लोग क्या कहते हैं? वीक न्यूक्लियर फोर्स, क्योंकि ये भी हमारे न्यूक्लियस के ऊपर ही काम करता है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन के ऊपर ही काम करता है। तो ये आपका फंक्शन क्या करता है ना? इस फोर्स को किस तरीके से डिस्कवर किया गया? ये फोर्स तब डिस्कवर किया गया जब एक न्यूट्रॉन अपने आप को चेंज कर दिया। किस फॉर्म में? एक प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में। और उसने साथ में एक पार्टिकल रिलीज किया, एंटी न्यूट्रिनो, और इस फंक्शनैलिटी को कहा गया बीटा माइनस डीके। ये बीटा माइनस डीके हुआ, ठीक है, क्योंकि इसमें एंटी न्यूट्रिनो रिलीज हुआ। तो हम ऐसा नहीं कर सकते यहाँ पे कि न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है, क्योंकि सेम फंक्शनैलिटी उन्होंने प्रोटॉन के साथ भी ऑब्जर्व किया कि प्रोटॉन वो चेंज करता है अपने आप को एक न्यूट्रॉन और पॉजिट्रॉन के फॉर्म में, साथ में एक न्यूट्रिनो पार्टिकल रिलीज होता है, और इसको कहते हैं बीटा प्लस डीके। अब ये जो बीटा प्लस डीके है, इसमें एक पार्टिकल जो इमिट होता है हमारा पॉजिट्रॉन। ये पॉजिट्रॉन क्या है? पॉजिट्रॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों का चार्ज डिफरेंट होता है, मास सेम होता है। अभी हमने देखा था मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है? मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.11 इंटू 10⁻31 kg। यहाँ पे मास में डिफरेंस है, लेकिन जो पॉजिट्रॉन होता है, मास ऑफ पॉजिट्रॉन, इसको हम लोग ई माइनस करते हैं, यहाँ पे ई प्लस करते हैं। ये जो ई प्लस है दैट इज एक्चुअली पॉजिट्रॉन, और इसका मास होता है 9.11 इंटू 10⁻31 kg। इसीलिए इसको पॉजिट्रॉन कहा जाता है, प्रोटॉन नहीं कहा जाता, क्योंकि इसका जो मास है वो इलेक्ट्रॉन के ही बराबर होता है, केवल चार्ज डिफरेंट होता है। इसका चार्ज जो है वो है आपका पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है नेगेटिव, तो इस वजह से इसको कहा जाता है पॉजिट्रॉन। ठीक है, इसको हम लोग डिटेल में 12th क्लास में देखेंगे, इसमें इसके रिगार्डिंग बहुत सारे चैप्टर्स हैं, तो हम लोग वहां पे इसको देखना है। अभी 11th क्लास में केवल हम लोग को इसके बारे में जानना है कि ये वीक फोर्स होता क्या है। तो ये जो बीटा डीके हमारा हुआ, बीटा प्लस या बीटा माइनस, इसके इस फिनोमिना को होने के लिए जो फोर्स हमारा रिक्वायर्ड था वो फोर्स कहलाया वीक फोर्स। ये फोर्स एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स से बिल्कुल डिफरेंट था, इसीलिए इसको अलग नाम दिया गया वीक फोर्स के नाम से या वीक न्यूक्लियर फोर्स के नाम से। अब हमने ये चार फोर्स देखा, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स। इन चारों को मैंने एक टेबल पे कंपैरिजन करने के लिए दिया है। ये देखिए, यहाँ पे मैंने एक रिलेटिव स्ट्रेंथ लिया है ताकि हम लोग उसको समझ सकें, ताकि इसको हम लोग समझ सकें कि एक फोर्स दूसरे के कंपेरेटिव में कहाँ पे टिकता है। जैसे एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को अगर हम 1 लें, मान लेते हैं कि ये 1 है, ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स उससे 100 टाइम्स कम होगा, 10⁻⁻² ये होगा, ठीक है। वीक न्यूक्लियर फोर्स
स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से आपका 10⁻⁻13 टाइम्स में होगा, ठीक है। और ग्रेविटेशनल फोर्स इस हमारे अब तक के डिस्कवर्ड फोर्सेस में से सबसे वीकेस्ट फोर्स है, और वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के कंपैरिजन 10⁻⁻39 टाइम्स होता है। तो सोच लिया आप कितना ज्यादा कम होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के कंपैरिजन। और यहाँ पे हम लोगों ने इसका एक रेंज भी डिफाइन किया है। ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, इसका जो रेंज होता है वो बस एक एटम के अंदर का ही होता है, इसलिए 10⁻15 मीटर होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स वो इन्फाइनेटली जो चार्ज पार्टिकल है उनके ऊपर काम करता है। वीक न्यूक्लियर फोर्स भी एटम के अंदर ही काम करता है, और ग्रेविटेशनल फोर्स वो भी इनफाइनाइटली ऑब्जेक्ट के ऊपर काम करता है। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही सिंपल है इसको समझना, और इसके बारे में हम लोग जब पढ़ेंगे डिटेल में तो हम लोग को ज्यादा अच्छे से क्लियर हो पाएगा। अभी ये बिल्कुल ब्रीफ है। मेरे ख्याल से ये सारे फोर्सेस आपको बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे, इनका ब्रीफ आइडिया आपको बिल्कुल मिल गया होगा। लेकिन फिर भी अगर कुछ डाउट रह गया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।